हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर हूँ स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेट एग्जाम के लिए बनेंगे, वो सारे मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्वर व्यंजन का पार्ट की। मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, प्लस में आप मेरी कोर्स कर सकते हैं हिंदी ग्रामर की, और ये स्पेशल क्लास में आपको कराता हूँ स्वर व्यंजन के लिए। जनरल हिंदी का पार्ट फर्स्ट। तो शुरुआत करते हैं स्वर व्यंजन का पार्ट फर्स्ट की हिंदी की। ये क्वेश्चन आप लिखते चले जाइएगा, जितने मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोट करते चले जाइएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था हिंदी के बारे में? उन्होंने ये दो बातें कही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। मैं अक्षरों वर्णमाला में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं अक्षरों यानी वर्णमाला में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। ये बात कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको ये याद रहनी चाहिए। और भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है, महाभारत ही का ये एक हिस्सा है भगवत गीता। भगवत गीता जैसे कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, तो गीता को भी वेद व्यास ने ही लिखा है। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है। भाषा ज्ञान के लिए सर्वप्रथम किस चीज़ का ज्ञान होना अति आवश्यक है? भाषा ज्ञान के लिए सबसे पहले वर्ण या अक्षर का होना, ज्ञान का होना अति आवश्यक है। कथित भाषा की मूल ध्वनि को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। मूल ध्वनियों को जो व्यक्त करते हैं, ए गे ठ जो भी हैं, इनको हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों का अगर समूह मिल जाए तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। शब्द नहीं कहते, ध्यान रखेगा, क्योंकि शब्द जो है, शब्द होता है जिसका एक सार्थक मीनिंग हो। वर्णमाला कहेंगे वर्णों का समूह। जैसे ये से मुंह है, ये एक शब्द है क्योंकि इसका एक मीनिंग है यानी ग्रुप। लेकिन अगर कोई हम लिख दें ए पे से अपस, आपस तो होगा, अपस कुछ नहीं होगा, तो ये वर्णमाला मानी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? संस्कृत और हिंदी भाषा दोनों की ही लिपि देवनागरी लिपि है। इसे देवनागरी लिपि बोला जाता है। देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? टोटल 52 वर्ण होते हैं देवनागरी वर्णमाला में। वर्णों में कितने स्वर, कितने व्यंजन होते हैं? वर्णों में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं हिंदी के हिसाब से। संस्कृत में 9 स्वर माने जाते हैं, तो हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन लिए गए हैं। वर्णों में एक अनुस्वार और एक अंग्य भी होता है। अनुस्वार और अंग्य एक्स्ट्रा ये 2 वर्ड होते हैं। इन्हें अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं और इन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ बोला जाता है। अंग और अहे को हम स्वर में नहीं गिनते, इन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, डा और ढ। ये द्विगुण व्यंजन है, तो 11 स्वर 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन हो गए और 2 हो गए हमारे अयोगवाह ध्वनियाँ। तो टोटल ये 11 और 33 44, 2 46, 2 48 हो गए। और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। इन्हें मिला के कुल 52 व्यंजन, 52 वर्ण बोले जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। और ये 4 संयुक्त व्यंजन है, 6 क्षत्रिय, 3 त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्री से श्री। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ और री ऋषि। देखिए, आप इंग्लिश लिखिए ए ई आई ओ यू, इंग्लिश लिख के उसकी हिंदी कन्वर्ट कर लीजिए। 5 वोवल होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, तो इससे 10 वोवल्स बन जाएंगे हिंदी के। ए का होगा ए और आ, ई का होगा छोटी बड़ी, यू का होगा छोटा ऊ बड़ा ऊ, और आई का हो जाएगा ए और आए, ओ का हो जाएगा ओ ओखली और औ औरत, और री ऋषि 11वां स्वर हो जाएगा। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द बोला जाता है। मैंने बताया था, अगर वर्णों का समूह है तो वर्णमाला, लेकिन अगर उसका कोई सार्थक मीनिंग निकले तो वह शब्द बोला जाने लगता है। व्याकरण के अनुसार शब्द कितनी प्रकार के होते हैं? हिंदी व्याकरण के अनुसार शब्द विकारी और अविकारी 2 तरह के होते हैं। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं। विकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। इसी तरह अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, या अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मय आदि बोधक। हिंदी व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? बनारस के दामोदर पंडित का द्विभाषिक ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण सबसे पुराना ग्रंथ सिद्ध होता है। और ये इसका दूसरा पार्ट है स्वर व्यंजन का, इसे भी मैं आपको करा देता हूँ। वर्णों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? उच्चारण, देखिए स्वरों का वर्गीकरण 2 आधार पर होता है, एक उच्चारण के आधार पर, एक बनावट के आधार पर।
उच्चारण के आधार पर अलग वर्गीकरण है, बनावट के आधार पर अलग वर्गीकरण है। सबसे पहले उच्चारण के आधार पर दो ही प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। उच्चारण के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण के समय में बिना किसी रुकावट के मुख से वायु निकलती है उन्हें स्वर बोला जाता है। मैं आपसे कहूँगा एक एक पॉइंट को लिखते चले जाइएगा, तब आपको याद रहेंगे। 11 हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ए से ए आ, ई से ई, यू से ऊ, आई से ए आए और ओ से ओ औ और री ऋषि 11वां स्वर बोला जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। अब बात करते हैं पहले हर्ष स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या केवल एक मात्रा का समय लगता है वे हर्ष स्वर होते हैं। ए, ई, ऊ और री ऋषि ये एक मात्रा के बोले जाते हैं। यानी जब आपने 11 लिखे तो ए, ई, ऊ ये पहले वाले और एक री ऋषि ये पहले 3 और ये 4 हो गए आपके हर्ष स्वर। और बाकी क्या बचे? ये 7 बचे हैं। ये 7 हो गए आपके दीर्घ स्वर। इन्हें दीर्घ स्वर में लिया जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब हिंदी भाषा के कुल 11 स्वर कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में उच्चारण के आधार पर बता रहे हैं 3 गुना समय लगता है वो प्लुत स्वर होते हैं, ओम और राम जैसे कि। अब बनावट के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के और बनावट के आधार पर 2 प्रकार के, मूल स्वर और संधि स्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे जरा अच्छी तरह समझिएगा। जो स्वर बिना किसी जोड़ के बनते हैं वो मूल स्वर कहलाते हैं। अब जोड़ से को देखिए, ये बगैर किसी जोड़ के बनते हैं। ए, ई, ऊ और री ऋषि किसी बगैर जोड़ के बनते हैं। बाकी 7 जो स्वर हैं जिन्हें हम दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर ही संधि स्वर हैं और मूल स्वर ही हर्ष स्वर है। ये बात भी याद रखेगा, मूल स्वर को हर्ष स्वर भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी बोलते हैं। अब ये बनते कैसे हैं ये कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी समझ में आ गया तो बस आपका काम हो जाएगा। देखिए, आ, ई, ऊ एक जगह लिखिए, 7 ए, आए, ओ, औ एक जगह लिखिए, 2 बॉक्स बना लीजिए। अब क्या करें? आ जो है 2 बार ऐसे बनता है, 2 ए को अगर जोड़ दे तो आ बन जाता है। इसी तरह बड़ी ई 2 छोटी ई को मिला के बनती है। इसी तरह बड़ा ऊ 2 छोटे ऊ को मिला के बनता है। संधि स्वर है, जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको काम आएंगे। तो पहले 3 स्वर क्लियर हो गए। 2 ए मिलाकर आ बना, 2 ई मिलाकर बड़ी ई बना, 2 ऊ मिलाकर बड़ा ऊ बना। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले इन चारों में ए, आए, ओ, औ बनाने के लिए ए की मात्रा जरूरी है। ए चारों में ए जरूर आता है। संधि करने के लिए इन चारों में ए जरूर आएगा। अब क्या करेंगे? देखिए इनमें कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले देखो, ई यहाँ आ गया, ध्यान से देखो, ये वाला ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ पे आ गया। यानी ए में अगर ई जोड़ दे तो आई ए डी बन जाता है। ए में ई जोड़ के ए डी बन जाता है। इसी तरह क्या करेंगे? ऊ को यहाँ जोड़ दें, यानी इस ऊ को अगर यहाँ जोड़ दें तीसरे नंबर पे तो ए के साथ ऊ जुड़ने पे ओ हो जाता। अब ए को यहाँ जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा। बड़ी ए बनाने के लिए ए में छोटा ए जोड़ा जाता है, ए डी जोड़ा जाता है, यानी ए यहाँ जाएगा और ये बन जाएगा आई। इसी तरह ओ ओखली को जब ए में जोड़ते हैं तो ओ औरत बन जाता है, ओ ओखली में जोड़ते हैं तो ओ औरत बन जाता है। इस पूरे चार्ट को कॉपी पे जिस तरह से मैंने तीर बनाए हैं उस तरह से तीर बना के इसे अगर आप करेंगे और ये चार्ट एक बार बना के देखिएगा खुद भी, तो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा चार्ट। और आराम से देखिए, मैंने आपको यहाँ चार्ट दिया तो अब हम रिवाइज करते हैं। ये 2 ऐसे बना, ये 2 ई से बना और ये 2 छोटे ऊ से बना। इन चारों में ए आ जाता है, ई को यहाँ ले जाते हैं छोटी ई को, और छोटे ऊ को यहाँ ले जाते हैं तीसरे पे, ए को यहाँ ले जाते हैं, ओ को यहाँ ले जाते हैं। पूरा का पूरा चार्ट आपका तैयार हो जाता है इस तरह से। इस चार्ट को बनाना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में तेजी से बैठ जाएगा। अब होते हैं सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय मीन्स समान जात वाले, विजातीय विजात वाले। ए, आ, ई, ऊ सजातीय स्वर हैं और ये 6 होते हैं। इसके अलावा 5 स्वर बचे, 11 होते हैं। तो विजातीय स्वर 5 होते हैं, री, ए, आई, ओ, औ। ये 5 विजातीय स्वर हैं। ये भी आपके काम आएंगे जब आप संधि पढ़ते हैं। स्वर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बता देता हूँ। ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए की सहायता से ही सभी व्यंजन बोले जाते हैं, अदरवाइज बगैर हलंत के होंगे। देखिए, अगर ये मैंने बोला कै तो इसका मतलब है कै हलंत वाला जमा ए। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे ये कै,
ये हलंत वाला जो है इसे हम ऐसे आधा कह भी लिख सकते हैं। तो यानी ए की मात्रा के बिना कोई भी व्यंजन नहीं बोला जाता, पूर्णतः बोलने के लिए उसे व्यंजन बोलना पड़ेगा। स्वर के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बातें और समझ लीजिए। चिन्हों के अलावा कुछ अन्य ध्वनियाँ भी हिंदी में वर्ण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण और ध्वनियाँ इस प्रकार है। अनुस्वार, अनुस्वार मीन्स जो अंडा पे और संज्ञा पे ये बिंदी लगा है इसे अनुस्वार बोलते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और जो ये चंद्र बिंदु होता है इसे अनुनासिक बोलते हैं, चांद, तोंद, अनुनासिक। विसर्ग, विसर्ग में अहे, प्रातः, अतः, है की साउंड आती है, ये विसर्ग होता है। हलंत, चिट्ठी, चिट्ठी, जगत, आधा, और डे लड़का, बूढ़ा, ये जो है एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, उच्चारण के आधार पे होते हैं। इन वर्णों में अनुस्वार और विसर्ग तो परंपरागत वर्णमाला में अंग और अहे के रूप में दिखाए जाते हैं। हलंत को वर्णमाला में नहीं दिखाया जाता। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है, किस स्वर को वर्णमाला में नहीं दिखाया जाता? हलंत को नहीं दिखाया जाता क्योंकि ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, केवल व्यंजन में स्वर अभाव दिखाता है। किसी व्यंजन में स्वर का अभाव है, यानी इसमें स्वर नहीं जड़ा है, इस बात को दर्शाता है हलंत। तो ये कोई अलग से वर्ण नहीं है। स्वर के संबंध में उपयुक्त वर्ण चिन्हों के अनुस्वार और व्यंजन स्वर दोनों के साथ लगते हैं। अनुस्वार, अंग की बिंदी, स्वर में भी लग सकती है और व्यंजन में भी, ये याद रखेगा। अनुस्वार मैंने आपको बताया था, अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार ये अंग की बिंदी होती है, तो दोनों में लग सकता है, स्वर में और व्यंजन में। पूछ लिया जाता है निम्न में से क्या व्यंजन और स्वर दोनों में लगेगा? वो अनुस्वार लगेगा। विसर्ग तथा अनुनासिकता चूंकि स्वरों के गुण है, अतः इनके चुन केवल स्वर में लगते हैं। विसर्ग और अनुनासिकता केवल स्वर में आपको लगे मिलेंगे। विसर्ग और अनुनासिकता उपयुक्त वर्ण चिन्हों के अनुसार व्यंजन स्वर दोनों में लगते हैं। अनुनासिकता का चिन्ह आ तथा बिना मात्रा वाले स्वरों के ऊपर लगाया जाता है और अन्य मात्रा वाले स्वरों के ऊपर अनुनासिकता को बिंदु से ही दर्शाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आ बिना मात्रा वाले स्वर कांच, आँख, ढांचा, माँ, चांद, उंगली, बहुएं। और मात्रा वाले स्वर क्या है जिन पर मात्रा लगती है? ये देखिए बगैर मात्रा के हैं, आ की मात्रा है। और ये मात्रा ई या ए या ओ, ये कोई भी मात्रा हो तो उसमें चंद्र बिंदु नहीं लगता, ये केवल आपका अनुस्वार लगता है। ये बात आपको नोटिस करनी है। ये बात शायद आपने कभी नोटिस नहीं की होगी। जो आ की मात्रा वाले हैं उनमें चंद्र बिंदु लगेगा। अगर ई की या ए की मात्रा कहीं भी होगी, ऊ की मात्रा होगी, तो उसमें बिंदु लगेगा, चंद्र बिंदु नहीं लगता। ये बात आपको याद रखनी। स्वर के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बात, हिंदी में प्रातः, अतः, तत्सम शब्दों में विसर्ग लगता है। तत्सम शब्दों में जो संस्कृत के समान के शब्द होते हैं उनमें विसर्ग लगता है। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब उनकी केवल इन्हीं मात्राओं की गणना की जाती है। मात्राएं क्या है? ये मात्रा पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आता होगा। ए की मात्रा गगन में, कमल में। आ की मात्रा राम में, नाम में। शिमला बड़ी की मात्रा शीतल, शिमला छोटी की मात्रा और शीतल बड़ी की मात्रा है। पुत्र में छोटे ऊ की मात्रा, सूत में बड़े ऊ की मात्रा, केला में ए की मात्रा और कैसा में आई की मात्रा। इसी तरह ओ की मात्रा मोर में, औ की मात्रा ओर में। और अनुस्वार हो गया संत में और कंगाल में। और अंत है दुख है, तो ये हो गया अहे का मात्रा। स्वर के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बात, ये मात्राएं मैं आपको बता चुका हूँ। ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, रो, ओ, ई। री ऋषि की मात्रा ये ऐसे बनती है, दो तरह से लगती है, एक तो ऐसे लगती है और एक ऐसे लगती है। ये भी आपको आगे बताएंगे। अग्र स्वर क्या होता है? मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, तो इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में। अनअकैडमी पे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से मेरा प्रोफाइल आपको मिलेगा। टीचर एलिजिबिलिटी में, टेट में मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये फॉलो का बटन दबाना है और ये आप हैट भी हमें डेडिकेट कीजिए। डेडिकेशन ऑफ हैट पर क्लिक कीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए। और प्लस कोर्स में तुरंत जुड़ जाइए। कम से कम 1 महीने का या 2 महीने का प्लस कोर्स ले लीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अगर हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हैं। A2 2 का अंक Z करियर CAREERS, ये हमारा रेफरल कोड है। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है इमेज में नीचे A2 Z करियर। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि अप्लाई का बटन जरूर दबाएं। अप्लाई दबाएंगे तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। कई बच्चे क्या करते हैं, सर हमने आपका कोड डाला, अप्लाई नहीं किया, तो दिक्कत हो जाती है। ये मेरा प्लस कोर्स है। प्लस कोर्स में जुड़ के आप, अभी मेरा हिंदी का प्लस कोर्स चल रहा है जो कि 20 जून तक चलेगा और सारी वीडियो आप देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये खूबी होती है
प्लस कोर्स की। तो अनअकैडमी पे ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा। अनअकैडमी पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड आई होप इफ़ यू रियली लाइक वीडियो दैट प्लीज़ शेयर इट टू योर ऑल व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स, फॉर योर ऑल फ्रेंड्स, एंड आई होप यू विल really benefited with these videos. I wish you all the best and one day you will be definitely selected. हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो प्यारे छात्रों, मैंने आपको बताया अभी आपके अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में। अभी मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल, आप YouTube का एप्लीकेशन खोलिए, A to Z करियर्स के नाम से मेरा YouTube चैनल है। A to Z करियर्स टिकट सिंपल A न्यूमरल 2 Z CAREERS डालेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। अनअकैडमी का मैं एजुकेटर हूँ और यहाँ पे आप मेरे साथ प्रोफाइल पे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल वाला आइकन दबा सकते हैं। रोज़ाना एक वीडियो मैं आपको ज़रूर दे देता हूँ। ये आज की वीडियो मैंने हिंदी की स्पेशल बनाई है और हिंदी पेडागोजी भी मैंने डाली थी। ये पूरा पुराना पेपर था सीटेट का, इसे भी देख लीजिएगा। और कम्युनिटी बॉक्स में एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी मैं रोज़ाना डालता हूँ, इसे भी ज़रूर देखा करें और इसे क्लिक किया करें। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या है। इफ़ यू फील एनीथिंग इट इज़ रिलेटेड टू स्टडी दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर 9837282318। आई विल ट्राई टू गिव यू सम सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल कॉल यू बैक अगेन। और मेरी अभी कोई कॉल आ रही थी बीच में ही जब मैं वीडियो बना रहा था, तो ये सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा।